पहले का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बालिका की संख्या कितनी है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 20, और बालक की संख्या है ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20। इनको कह रहा है कि समान संख्या के समूह में बांटा जाता है, ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम कितने समूह बनेंगे और प्रत्येक समूह में कितने बालक या बालिकाएं होंगी। क्या करना है आपको, इन दोनों द्विघात समीकरणों का आपको पहले फैक्टर करना है। ठीक, फैक्टर करने के बाद इनमें इनका महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात कर देना है, HCF निकालिए। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 20 का जरा फैक्टर करिए। फैक्टर हमको मिला a माइनस 5 इंटू ए माइनस 4, ये मिला। तो इसका महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF हम ज्ञात कर लेते हैं। महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करोगे, गुणनखंडों में जो संख्या दोनों में कॉमन हो, कौन सी है, a माइनस 5 यहाँ पर भी है और a माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, a माइनस 5 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, a माइनस 5 आएगा, a माइनस 5 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का खा कह रहा है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। आपके पास जो द्विघात समीकरण दी गई है, इसके मूल कितने हैं, कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। ठीक, आपको करना क्या है, इस द्विघात समीकरण से आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पहले आपको ज्ञात करना है। ठीक, समीकरण आपके पास, ये आपको जो समीकरण दी गई है ये द्विघात समीकरण की मूल समीकरण है, ये द्विघात समीकरण की मूल समीकरण है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए है, और बी की वैल्यू क्या है, बी है, और सी की वैल्यू सी है। ठीक, तब हमसे कहता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे। मूलों का योगफल सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए, यही रहेगा क्योंकि ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू बी है। फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी अपान ए। अब चलिए ये हमको पहली समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है। तो अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे भैया, पहले इसको हम हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, लासा लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो अल्फा और बीटा का लासा कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा, लासा लेकर के अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अल्फा स्क्वायर का गुणा अल्फा में किया तो कितना हो गया, अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर का गुणा बीटा में किया तो कितना हो गया, बीटा क्यूब। अर्थात ऊपर से सूत्र लग जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा को हम ऐसे ही रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम सूत्र लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, बात समझना, ध्यान से देखना। सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या चलो ये मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो होगा। या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें लाना कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहीं पर रखो, प्लस 2 अल्फा बीटा को पक्षांतर कर दीजिए तो कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, इस सूत्र से मैंने ये वैल्यू ज्ञात कर ली। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पर हम ये वैल्यू डाल देंगे, डाल दीजिए, बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पर मैंने वैल्यू डाली, फिर माइनस का
अल्फा इंटू बीटा, और पूरे का बटे कितना है अल्फा इंटू बीटा। भैया आप पहले इसको हल कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 1 अल्फा बीटा, कितना हो गया माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। इसे हटा देते हैं। भैया अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए, ठीक, बड़े ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, माइनस का बी बटे ए का होल घात 2, माइनस का 3 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बटे ए, और पूरे का बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बटा ए बराबर, हल कर दो भैया इसे, माइनस का बी अपान ए वैसे रहा, माइनस का वर्ग बन गया प्लस, और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर बटे a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, माइनस का 3c बटा a, और पूरे का बटा कितना है c बटे a। अब यह लासा लेकर के इसको हल करो, माइनस का b बटा a, यहां से लासा लिया तो कितना हो गया a स्क्वायर, लासा हो गया, तो a स्क्वायर यहां पर पहले से मौजूद है तो ऊपर वाले पद में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, माइनस यहां पर a स्क्वायर करने के लिए हमको a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिएगा, तो कितना हो गया माइनस का 3ac, और पूरे का बटा कितना है c अपान a बराबर माइनस का b अपान a, यहां से हल करेंगे या क्रॉस वो मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसे हल कर लो, माइनस के b का गुणा b स्क्वायर में करिए, माइनस का b क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3ac का गुणा b में किया तो 3abc बटा a का गुणा a स्क्वायर में करिए तो कितना मिला हमें a क्यूब, ये पूरा का पूरा एक पद है बटा c बटे a, इसे लगाया। अब दर्जा पलट दीजिएगा, माइनस का b क्यूब प्लस का 3abc बटा a क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, अब c बटे a दर्जा पलट जाएगा तो कितना हो गया a बटे c, यही आएगा मल्टीप्लाइड बाई a, सूत्र देखिए 3abc माइनस का b क्यूब और पूरे का बटा a क्यूब c, ये आंसर आएगा इसका, मल्टीप्लाई बाई ए नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का गा कह रहा है कि 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा की होल घात 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसे आपको सिद्ध करना, कैसे आप सिद्ध करोगे, देखिए हम बायां पक्ष लेकर के चलेंगे और दायां पक्ष लाएंगे, ठीक, ध्यान से देखना। LHS 1 प्लस, यहाँ से देखिए होल घात 2 दोनों पदों पर है, इसको पहले हम सिंगल सिंगल पद पर बांट लेते हैं। 1 माइनस टेन थीटा की होल घात 2 बटे 1 माइनस कॉट थीटा की होल घात 2, ठीक, अलग अलग बांट लिया हमने इसे, बराबर 1 प्लस, यहां पर सूत्र लगा देंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 टेन थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab पूरे का बटे, यहाँ पर भी वही सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 कॉट थीटा, ठीक। अब सूत्र हमने कुछ और भी पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। अब 2 टेन थीटा को हम ऐसे ही लिख लेते हैं बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का माइनस 2 कॉट थीटा बराबर 1 प्लस। अब देखिएगा सेक थीटा को अब हम 1 अपान कॉस में बदलेंगे, तो 1
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, अब टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये पूरा एक पद हो गया बटे कॉसिक स्क्वायर थीटा का सूत्र है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, अब कॉट थीटा को हम चेंज कर देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, ये पूरा का एक पद है। अब इसे हम लासा लेकर के हल कर देते हैं पहले, तो 1 प्लस ऊपर से हमने जब लासा लिया तो कॉस स्क्वायर और कॉस का लासा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर पहले से ही, तो ऊपर वाले के पद में ये माइनस 1 ही रहेगा माइनस, यहाँ पर कॉस की घात 2 करने के लिए कॉस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो कॉस का गुणा ऊपर भी हम कर देंगे, तो कितना बन जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा तो है ही और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो गया पूरे का बटे, यहाँ पर लासा हमको कितना मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर पहले से है, ऊपर कितना रहेगा 1 ही रहेगा माइनस, यहाँ पर साइन की घात 1 थीटा है, 2 घात करनी है तो साइन थीटा का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा एक पद हो गया। अब देखना यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे बराबर 1 प्लस, ये इस दर्जे को अब हम पलट देंगे, या पलटे पहले एक सूत्र और लगा लें, एक सूत्र और बन रहा है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका सूत्र है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका सूत्र है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का सूत्र है बटे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर पूरे का बटे 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी सूत्र किसका है साइन 2 थीटा का ही है, पूरे का बटे कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा एक पद है, ये 1 प्लस यहां पर आएगा। आगे बढ़िए, आप क्या करते हैं इसका 1 प्लस 1 माइनस साइन 2 थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई, ये दर्जा पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया बटे में 1 माइनस साइन 2 थीटा, ठीक, देखिए 1 माइनस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा से कट गया, बचा क्या 1 प्लस ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा बचा, नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा बचा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा सूत्र किसका होता है टेन थीटा का, तो टेन की घात 2, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र किसका होता है सेक स्क्वायर थीटा का, यही आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, इस वर्ग के अंदर ये दोनों अर्धवृत्त इस P बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो कह रहा है तो इस प्रकार बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो आपको करना क्या है सीधी सी बात, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसमें भी भुजा कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का यदि हम आधा कर देंगे तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, और इधर भी यदि हम इस 14 सेंटीमीटर को आधा कर दें तो इधर मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, इस आधे वृत्त की रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो ये आधे वृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया, ये कितना हो गया व्यास हो गया, तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो सीधी सी बात है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे ज्ञात करेंगे आप, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 आधे वृत्त का क्षेत्रफल, आप माइनस कर दीजिएगा, लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
पाई आर स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 कट गया यहाँ पर, तो भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर अर्थात 7 गुणे 7 लिख लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 14 का वर्ग 196 माइनस 22 सते 154। 196 में से 154 माइनस कर दीजिए, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। कह रहा एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात करिए। कहने का मतलब यह है कि एक गोला है जिसकी व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। इस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी गोले को पिघला करके एक तार बनाया जा रहा है जो कितना लंबा है 36 सेंटीमीटर लंबा है। तो कह रहा है कि उस बेलनाकार भाग जो तार है उसका व्यास कितना होगा। तो क्या हमको करना है, सबसे पहले इसकी हम रेडियस ज्ञात कर लेते हैं। रेडियस ज्ञात कर लें और त्रिज्या का 2 गुना कर दें तो व्यास मिल जाएगा। ठीक, तो देखिएगा इस गोले को पिघला करके तार बनाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितना लोहा इस गोले में लगा था उसको पिघला करके ही बेलनाकार तार बनाया जा रहा है, तो उतना ही आयतन तो इस तार का भी तो होगा। इसका आयतन और तार का आयतन दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो हमें दिया क्या गया है कि गोले का व्यास 2r बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। यदि व्यास 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी बन जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलनाकार तार की लंबाई कितनी है 36 सेंटीमीटर। तो व्यास ज्ञात करना है तो रेडियस का 2 गुना कर देंगे तो हमको व्यास मिल जाएगा। तो प्रश्नानुसार दिया गया है कि गोले का आयतन बराबर बेलन का या बेलनाकार आयतन। ठीक, आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर। अब बेलनाकार तार का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हाइट हम कैपिटल मान लेते हैं, इसको सब कैपिटल माना है तो कैपिटल ही मान लेते हैं। देखिए पाई से पाई कट जाएगा तो 4/3 आर, छोटा आर कितना है 3, तो 3 की होल घात 3 करने से बजाय हम 3 गुणे 3 बार लिख लेते हैं बराबर। स्मॉल आर नहीं सॉरी कैपिटल आर कितना है हमें नहीं पता, इंटू एच। एच कितना है 36 सेंटीमीटर। ठीक, आर स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो 36 कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। देखिए 3 से 3 कटा तो क्या बचा 4 गुणे 3 बटे ये 36 जाएगा बटे में बराबर आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको काट दीजिएगा 4 नाम 36, तो 3 से 3 काटिए 3 3 9 और 3 से 3 कटा तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचा 1। तो आर बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर। हमको इसकी रेडियस कितनी मिल गई 1 सेंटीमीटर, लेकिन ज्ञात क्या करना है हमको व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास का सूत्र होता है 2r बराबर 2 इंटू आर की वैल्यू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। उस तार का व्यास कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 4 कह रहा है कि बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करिए और आपको ये बंटन दे दी गई, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। ठीक, आपको इस बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए कौन चीज सबसे पहले आवश्यक है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 14 13 12 20 11 15 में सबसे बड़ी संख्या है 20। 20 को ही हम मान लेंगे F1। ठीक, अब इस 20 से जस्ट ऊपर वाली संख्या को हम मानेंगे F0 और F1 से जस्ट नीचे वाली संख्या को हम मानेंगे F2। ठीक, 12 20 और 11 में जो संख्या सबसे बड़ी 20 थी, इस 20 के सीधे हम जाएंगे वर्ग अंतराल में। सीधे किस में जाएंगे हम वर्ग अंतराल में। वर्ग अंतराल में हमें संख्या मिली 40 से 50। ठीक, 40 से 50, तो 40 और 50 में छोटी संख्या कौन है 40,
तो क्या होगा एल, एल बराबर हमारे पास क्या है 40, 40 और 50 के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का, तो h बराबर हमारे पास कितना होगा 10 होगा। फिर आ जाएंगे हम बारंबारता में, f0 की वैल्यू कितनी है 12 और f1 की वैल्यू कितनी है 20 और f2 की वैल्यू 11 है। अब इन सभी मानों को हम बहुलक में रख देंगे। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये बहुलक का सूत्र है। इस सूत्र में इन सभी मानों को हम रख देते हैं। बहुलक बराबर L, L आपके पास कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू है 20 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 12 बटे 2 गुणे F1 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस F0 की वैल्यू 12 माइनस F2 की वैल्यू 11 मल्टीप्लाइड बाई H, और H आपके पास कितना है 10। अब इसे हल कर देते हैं। 40 प्लस 20 में से 12 गया 8 बचा बटे 20 दूना 40। अब -12 और -11 समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ जाती हैं तो कितना आएगा माइनस का 23 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 40 प्लस 10 का गुणा 8 में होगा 10 8 80 बटे 40 में से 23 घटाइए 17 बचा। 80 को 17 से भाग किया 4.70, तो 40 में 4.70 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 44.70। यही इस बंटन का बहुलक आएगा। दूसरे का कह रहा समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना हो तो सिद्ध करिए कि 2q² बराबर 9pr। देखिए आपको जो समीकरण दी गई है px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 है, जो दो मूल हैं वो दो मूलों में से एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक मूल हमारे पास कितना है, यदि एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल कितना होगा 2 अल्फा होगा, क्योंकि एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। तो इस द्विघात समीकरण का सबसे पहले हम मूलों का योगफल ज्ञात करें। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल सूत्र होता है माइनस का b/a। मूलों का योगफल, एक मूल आपके पास कितना है अल्फा प्लस दूसरा मूल कितना है 2 अल्फा बराबर माइनस का b। अब b की वैल्यू कितनी है q अपान a, और a की वैल्यू कितनी है p। तो 2 अल्फा में 1 अल्फा जोड़ा कितना हो गया 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का q अपान p। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का q अपान p, और ये 3 कहाँ चला जाएगा बटे में 3p। क्या कर देते हैं, इसका हम वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो अल्फा का वर्ग किया तो कितना हो गया अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस का वर्ग प्लस और q का स्क्वायर q² अपान 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p²। ये हमको मिल गए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब कहता है कि मूलों के योगफल के बाद अब हम ज्ञात करते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, पहला मूल गुणे दूसरा मूल। पहला मूल कितना है अल्फा गुणे दूसरा मूल कितना है 2 अल्फा बराबर c/a। 2 अल्फा का गुणा अल्फा में हुआ तो कितना हो गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c यानी अचर पद। अचर पद आपके पास कितना है r/a, x² का गुणांक कितना है p। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण हम 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं।
हल कर लेते हैं। तो 2 इंटू एल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर अपान 9p स्क्वायर, ठीक, बराबर आर बटे पी, वैसे रहेगा। जरा इसको हल कर दीजिएगा, देखिए ये कट जाएगा, p की घात 1 से p की घात 1 ये कट जाएगी, तो ऊपर से बचा कितना, 2q स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू आर अपान 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2q स्क्वायर का गुणा 1 में हुआ तो कितना हो गया, 2q स्क्वायर बराबर 9 का गुणा r में हुआ तो कितना हो गया, 9r, ये आएगा। ये आपको सिद्ध करना था। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा, कह रहा है कि त्रिभुज ABC के अंतःकोण ABC हो तो सिद्ध करो कि cos B प्लस C बटे 2 बराबर sin A बटे 2। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता कितना है, 180 डिग्री। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। सीधी सी बात है, आपको चाहिए क्या, B प्लस C, आपको क्या चाहिए, B प्लस C चाहिए, तो यहाँ से आप B प्लस C की वैल्यू ज्ञात करिए। तो B प्लस C बराबर 180, और इस A को पक्षांतर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का A। तो B प्लस C की वैल्यू 180 माइनस A हुई, ठीक। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, LHS कितना है आपके पास, cos B प्लस C बटे 2, हमको लाना कितना है, sin A बटे 2। चलिए देखते हैं, cos B प्लस C की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस A, तो 180 माइनस A बटे 2। अब इस 2 से दोनों पदों में भाग करेंगे, तो cos 180 बटे 2 माइनस A बटे 2, ठीक। cos 180 को 2 से भाग किया तो कितना बचा, 19 माइनस A बटे 2। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 पर cos किस में बदलेगा, साइन में, थीटा कितना है, A/2, ठीक। यही आपका आंसर, यही आपको सिद्ध करना था, RHS। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा देखते हैं, कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बहुत सीधी सी बात है कि आपके पास दो घन है, ठीक, दो घन है जिनमें से प्रत्येक घनों का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो नीला आप घन देख रहे हैं इसका भी आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो ब्लैक वाला घन है इसका भी आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आयतन से हम इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी भुजा कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर, यानी घन का एक भुजा कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर होगी। यदि 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, यदि लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 4 ही सेंटीमीटर की होगी, और हाइट भी कितनी होगी, 4 ही सेंटीमीटर की होगी, ठीक। सेम कहानी इसमें भी होगी, इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी 4 ही सेंटीमीटर की होगी, और हाइट भी 4 ही सेंटीमीटर की होगी, ठीक। तो अब देखिएगा, इस प्रकार से दोनों घनों के फलकों को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारी केवल लंबाई में परिवर्तन होगा, बाकी चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी, ठीक। तो जो लिखा है पहले हम लिख लेते हैं, घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो भुजा कितनी होगी, क्योंकि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, कितना होता है, भुजा क्यूब बराबर 64, तो भुजा बराबर घनमूल 64, तो भुजा हमको कितनी मिल जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक। भुजा हमको कितनी मिल जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो अब दोनों फलकों को आपस में जोड़ा गया है, तो 4 सेंटीमीटर लंबाई इसकी है तो 4 ही सेंटीमीटर इसकी भी होगी, तो दोनों फलकों को जोड़ने पर हमारा एक घनाभ मिल गया। तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी, घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 4 ये और 4 ये, टोटल कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई लंबाई L बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर कितनी, वही रहेगी 4 ही सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए।
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। हल कर दीजिए इसे। 2 इंटू लंबाई आपके पास कितनी है 8 गुणे चौड़ाई कितनी है 4 प्लस चौड़ाई 4 गुणे H 4 प्लस 4 गुणे 8। हल कर दीजिए इसे। 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 अठे 32 80 2 अठे 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का घात। कह रहा है कि बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है और आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारता दिया गया है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कौन कौन चीज आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले आप मध्यमान ज्ञात करोगे, मध्यमान के बाद फिर विचलन ज्ञात करोगे, विचलन के बाद फिर फ्रीक्वेंसी और विचलन का आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो मध्यमान कैसे ज्ञात करोगे। मध्यमान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक, हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2 ये लगा देते हैं। तो हायर लिमिट कितनी है 10, 10 में 0 जुड़ा कितना हो गया 10, और 10 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 5। मध्यमान कितना मिल गया हमें 5। वही यहां पर करेंगे 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, 30 का 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 15। सब में नहीं लगाना है। आप यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए डिफरेंस कितने कितने का है 10-10 का अंतर है। 0 में 10 जोड़ा तब तो 10 हुआ, 10 10 20, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, यानी 10 का डिफरेंस यहाँ पर है। तो मध्यमान में भी आप 10 का ही डिफरेंस कर दीजिएगा। 5 में 10 जुड़ा 15, 15 में 10 जुड़ा 25, 25 में 10 जुड़ा 35, 35 में 10 जुड़ा 45। ठीक, ये हमको मिल गया मध्यमान। मध्यमान के बाद अब आपको चाहिए विचलन। अब विचलन ज्ञात करने के लिए आपको मध्यमान में मानना पड़ेगा कल्पित माध्य। ठीक, तो कल्पित माध्य वैसे तो ज्यादातर लोग बीज की संख्या को मानते हैं, लेकिन हम आपको यही सजेशन देते हैं कि आप पहली संख्या को ही कल्पित माध्य मानिए। पहली संख्या को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। इससे क्या होता है, यदि पहली संख्या को हम कल्पित माध्य मान लेंगे तो हमारी पहली संख्या 0 बन जाएगी, बाकी की सभी संख्याएं आपकी पॉजिटिव रहेंगी। वैसे बीच में मानने पर क्या होता है कि बीच की संख्या 0 होती है, ऊपर की संख्याएं माइनस में रहती हैं और नीचे की संख्याएं प्लस में रहती हैं। तो हमें ज्यादा जोड़ घटाना गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हम पहली संख्या को ही कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं माना कल्पित माध्य माना कल्पित माध्य ए बराबर हमारे पास कितना है 5 है। कितना मान लिया 5। अब क्या करते हैं, अब हम ज्ञात कर देते हैं इसका विचलन। और विचलन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, d बराबर x माइनस ए। अब x की वैल्यू कौन है आपके पास मध्यमान, ये है मध्यमान x, और इस x की सीरीज में से आपको a ये कल्पित माध्य माइनस कर देना है। ठीक, तो चलिए d बराबर x माइनस ए। x आपके पास कितना है 5, 5 में से 5 माइनस करिए तो कितना मिला 0। अब 15 में से 5 माइनस करिए तो कितना मिला 10। अब फिर वही आपको करना, 10-10 का डिफरेंस है तो 10-10 का डिफरेंस आप यहाँ पर कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, 10-10 का अंतर कर दीजिएगा। 0 में 10 जुड़ा 10, 10 में 10 जुड़ा 20, 20 में 10 जुड़ा 30, 30 में 10 जुड़ा 40। अब आपको ज्ञात करना है फ्रीक्वेंसी इनटू विचलन। f कहाँ है आपके पास, ये बारंबारता ये है, और d कहाँ पर है आपके पास ये है। तो इस बंटल का यानी इस क्रम का गुणा इस क्रम के साथ करिए। तो 5 का गुणा 0 में किया तो 5 से क्रम 0। अब 12 का गुणा 10 में करिए तो कितना आएगा 120। अब 25 का गुणा 2 में करिए, 25 का गुणा 25 का गुणा 20 में किया तो कितना आया 500। अब 10 का गुणा 30 में करिए तो कितना आएगा 300। अब 8 का गुणा 40 में करिए 320 आएगा। अब क्या करना है आपको, अब f इंटू डी को जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ का चिन्ह क्या होता है सिग्मा, सिग्मा f इंटू डी आ गया 1240। अब क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, सिग्मा f था 60 आएगा। अब चलिए अब हम इसका सूत्र लगा देते हैं, समांतर माध्य बराबर ए आपके पास कितना है 5 प्लस सिग्मा f इंटू डी कितना है 1240 बटे सिग्मा f की वैल्यू कितनी है 60।
देखिए 0 से 0 कट गया। 124 को जब 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20.6। तो 20 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो गया 25.6। यही आपका आंसर आएगा।